हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईयूपीसी। हम देखते हैं मई का जीएनपी गवर्नेंस और पॉलिटी का सेकंड पार्ट। ओके, तो छूट गया था अभी। तो इसमें देखते हैं, इसका इशू ये था, स्पोर्ट इशू हो रहा था कि अभी ओलंपिक खेल हमारा बीता है और मेडल्स काफ़ी कम आए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि 1.21 बिलियन की जनसंख्या है और यहाँ पे हमारा काफ़ी नामात्र के मेडल आते हैं, 1 या 2 मेडल आते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेन प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि हमारे यहाँ मेडल्स कम क्यों आ रहे हैं। पहली चीज़, हमारे यहाँ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पोर्ट का। ना ही स्कूल में ढंग से खेलने की जगह है, ना कॉलेज में है। ओके, तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण लोग खेल नहीं पाते हैं, ना ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास का कोई स्टेडियम नहीं है, ये दूसरी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। इसके बाद जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग और कोच हैं, ये लोग वेल ट्रेंड नहीं हैं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी को इतना पैसा नहीं मिलता कि वो फॉरेन से ट्रेनर लेके आए, और पैसा मिलता भी है तो दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है। और यदि फॉरेन ट्रेनी को ये लोग हायर करते हैं तो और एक्स्ट्रा बर्डन आता है हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी पे, जो कि हमारे प्लेयर्स के न्यूट्रिशन पे खर्च करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग पे खर्चा करना चाहिए, वो हमें फी के रूप में दे देना पड़ता है जो आगे ट्रेनर आते हैं फॉरेन से। ये दो प्रॉब्लम होगी। ओके, इसके बाद प्रॉब्लम तीसरी क्या आ रही है दोस्तों, कि जो पैसा गवर्नमेंट दे रही है, जितनी जरूरत है उतना नहीं दे पा रही है, प्लस जो पैसा दे भी रही है तो काफी स्लो पेस में जा रहा है। ओके, तो आप देखिए, यदि एग्रीकल्चर की बात करें और एक्सपोर्ट की बात करें, ओके स्पोर्ट की, तो इन दोनों में ऐसा होता है कि दोनों को इनपुट इंटेंस चीज़ें होती हैं। बेसिकली स्पोर्ट में भी यदि आप सही से न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दाल चावल खा के तो भाई नहीं होगी ना रेसलिंग हमसे, हम नहीं कर पाएंगे रेसलिंग। कैसे करेंगे वो लोग, जूता ही नहीं है, कैसे दौड़ोगे, एथलीट कैसे बनोगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। तीसरी चीज़, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है हर एक चीज़ में हो जाती है, ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स में है, क्रिकेट, हॉकी, इवन रेसलिंग में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ रहा है हमारा। और उसके बाद देखो, बात ये है कि हमारा जो क्रिकेट है ना, ये हमारा भगवान है, मतलब कि गॉड ऑफ द स्पोर्ट हो गया है इंडिया में, जो कि मात्र एक खेल है, खेल का एक पार्ट है। ओके, और इस तरह से हम ना ही हॉकी पे ध्यान दे पाते हैं, ना ही हम कबड्डी पे ध्यान देते हैं, ना ही हम फुटबॉल पे ध्यान देते हैं। तो हमें पब्लिक सपोर्ट भी जो है क्रिकेट को कितना ही, मतलब कि कोई भी लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए, लेकिन क्रिकेट हो रहा सब भूल जाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है क्रिकेट हमारे यहाँ, जीती की हारी। ओके, बट स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह में लेना चाहिए, जीता हारा उससे फर्क हमें नहीं पड़ना चाहिए। ओके, तो हमारे यहाँ पब्लिक सपोर्ट भी इसका काफ़ी कम मिल रहा है। लेकिन कबड्डी का अभी प्रीमियर लीग चल रहा था और फुटबॉल का चल रहा था, तो इससे लोगों का अट्रैक्शन तो गया है, लेकिन बहुत कम गया है, अभी बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है हमारे यहाँ। इसके बाद क्या होना क्या चाहिए, बेसिकली दोस्तों, जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, यहाँ पे मैनेजिंग स्टाफ जो मैनेज करते हैं चीज़ों को, और प्लस जो प्लेयर्स हैं, स्टाफ, ये दोनों एक ही लोग करते हैं मैनेज। प्लेयर्स भी वही लेके आएंगे, वही मैनेज भी करेंगे, तो इसको सेपरेट कर दिया जाए। ओके, इसके बाद प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती है, तो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप को करना चाहिए, ताकि इनको पैसा मिल सके, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को, उस पर वो काम कर सके। तीसरी चीज़ हमारी क्या है कि बच्चा जो भी स्कूल में होता है या कॉलेज में होगा, स्पोर्ट्स को कभी कैरियर की तरह नहीं लेता है। ओके, कहते हैं खेलोगे तो बनोगे बर्बाद, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे आबाद। तो ये सब कहानी हमारे यहाँ प्रचलित है, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारी बोली जाती है समाज से ही निकल कर आती हैं। ओके, तीसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स है इसको एज ए कैरियर लें, न कि बस स्पोर्ट्स की तरह लें। काफ़ी ब्राइट करियर है इसमें भी। इसके बाद तुम्हारा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा है कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है ऑल ओवर इंडिया में, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी के परव्यू में आ जाए और आरटीआई इसके अंदर लगा दी जाए, ताकि राइट टू इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है। इसके बाद भाई देखो, कालमाड़ी साहब थे, पता नहीं कितना पैसा खा गए, ठीक है। इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, जो लोग काफ़ी करप्शन करते हैं, पुनिटिव एक्शन लिया जाए, हार्श एक्शन लिया जाए, इनको नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि ये किसी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यदि करप्शन एक्टिविटी मिलते हैं तो इनको सीधे लटका दिया जाए। ओके, कम से कम 7 साल की सजा हो, ताकि ये हीनियस क्राइम के अंदर आए, और इस तरह से हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं और करप्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, अब देखते हैं करप्शन एक्ट को कैसे हमने अमेंडमेंट किया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस करप्शन एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए पहली चीज़ तो हमारे पास ये है कि जो हमारे यहाँ
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हमारा चल रहा है 1988 से चल रहा है ये, ओके। अब इसमें थोड़ा सा और प्रिवेंशन करने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या क्या है? बेसिकली जो इंडिया है ना, इंडिया ने रेटिफाई किया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इवन CAC, इसको रेटिफाई किया है और इसको अलाइन होने के लिए इन्होंने अपने करप्शन एक्ट को अमेंड करने के लिए बिल पास किया है, जो कि राज्यसभा में अभी पेंडिंग है। तो इसमें क्या है कि गिवर और टेकर दोनों को एक मुजरिम मान लिया जाएगा, दोनों को सजा दी जाएगी, ओके। और मिनिमम सजा जो होगी, मतलब लेने वाला भी देने वाला भी, मिनिमम सजा 6 महीने से लेकर 3 साल होगी और मैक्सिमम सजा हमारी होगी 5 साल से लेकर 7 साल तक। यदि कोई भी सजा 7 साल हो जाती है तो उसे हीनियस क्राइम मान लेते हैं, ओके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि 7 साल यदि है सजा हो गई आपको तो वो हीनियस क्राइम के अंदर आता है। और जो हियरिंग होगी करप्शन का, ये करप्शन की हियरिंग स्पेशल जज करेंगे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होंगे वो नहीं करेंगे। उसके बाद अब आपको पता है एक करप्शन का केस क्लियर होने में एवरेज जो ईयर लगता है 8 साल लगता है। आप कह रहे हैं अच्छा हो गए 8 साल लग रहा है तो कोई बात नहीं, करप्शन का केस अब 2 साल में क्लियर कर देंगे, ओके। उसके बाद क्या होता था कि आप कोई किसी ऑफिसर से खुश होते थे तो 5,000 रुपए तक आप उनको पैसा दे सकते थे कि कोई बात नहीं आप ले रख लीजिए, मतलब कि एज अ ब्राइब नहीं, जो हमारा ग्रेटिफिकेशन होता है, सम्मान। लेकिन अब जो हमारा मॉनेटरी ग्रेटिफिकेशन था, अब ये वर्ड ग्रेटिफिकेशन हो गया, मतलब शब्दों से सम्मान करिए, पैसा वैसा नहीं चलेगा वहाँ पे। इसके बाद क्रिटिसिज्म क्या हुआ? अब भाई देखो, लेने वाला तो ठीक है, देने वाला परेशान होता है। देने वाला कौन होता है? जिसकी राशन की दुकान, जिसको राशन नहीं मिल रहा है, जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, जिसको एजुकेशन में, ओके, हेल्थ में, यहाँ पे तो देते ही ये लोग, गरीब लोग देते हैं, तो इनको भी सजा हो, ये थोड़ा सा गलत है। इस पे इन्होंने बोला है कि ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, ये बड़े गरीब लोग होते हैं और मतलब कि बड़े सताए हुए होते हैं। और जो ये हमारा करप्शन है, इसमें रिटायर्ड ऑफिशियल भी सम्मिलित होंगे, जो रिटायर होकर उन्हें करप्शन किया तो उनको भी सजा दी जाएगी। इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो कम से कम 3 इम्यूनिटी दीजिए जो लोग देने वाले हैं, मतलब कि मैं किसी को अपना दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 3 इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। पहली क्या होनी चाहिए दोस्त, कि क्योंकि पहली बार तो फोर्स किया जाता है पे करने के लिए कि आप मुझे घूस दो, तो कम से कम ये तो आप फैसिलिटी रखें कि वॉलंटरीली आप आइए और कंप्लेन कीजिए, ठीक। पहला चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि अप्रूवल तो एटलीस्ट लीजिए, जैसे लोकायुक्त या लोकपाल हैं, ये जो एप्लीकेबल हैं एंटी करप्शन के लिए बने हुए, तो इनका अप्रूवल होना चाहिए केस चलाने से पहले। और जहाँ पे ये कमेटी हमारे पास नहीं है, ओके, जो जहाँ पे हमारी लोकायुक्त और ये हमारा लोकपाल नहीं है, तो वहाँ पे कुछ कमेटी गठित करनी चाहिए ताकि प्रायर अप्रूवल लिया जाए प्रोसिक्यूशन से पहले इन लोगों के लिए, चाहे ऑफिसर हो, चाहे गिवर हो या टेकर हो, ये 2 काम करना चाहिए इनको, ओके। आगे हम देखते हैं कि दोस्तों आगे हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लॉ को जो अपहोल्ड किया है कि हमारा जो डिफेमेशन केस होता है, आप किसी की बुराई कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, झूठा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जैसे केजरीवाल ये चोर है, वो चोर है, ये चोर है, ऐसा बोलते हैं ना सबके सामने, तो इससे क्या होता है कि उनका जो प्रेस्टीज है, इज्जत है, वो कम होती है। इसको हम डिफेमेशन बोलते हैं। तो हमारे यहाँ आईपी इंडियन पीनल कोड की धारा 499 और 500 में ये बेसिकली हमारा 1860 में मैकाले ने लेके आया था कि यदि आप डिफेमेशन करते हैं, किसी की बेइज्जती करते हैं, झूठी बेइज्जती करती हैं, तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है, ठीक है। सिविल में पैसा लगेगा, सिविल केस में पैसा लगेगा, नहीं तो ज़्यादा आपने कर दिया, हीनियस कर दिया, तो आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है। तब लोग कह रहे हैं ठीक है हम तो क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये भी तो हो सकती है ना कि फ्री स्पीच वर्सेस डिफेमेशन, मतलब कि मैं अब आप 2 साल की सजा दे देंगे, कोई मतलब क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो भाई फ्री स्पीच जो है हमारी, राइट टू स्पीच, ये तो कम हो जाएगी ना, हमारी लिबर्टी में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। ये केस हो रहा था हमारा अब इसीलिए कह रहे थे कि लोग जो हमारा जेल आप कर रहे हो 2 साल के लिए, एटलीस्ट ये हटा दो, पैसे की आप पेनल्टी रखो। अब इन्होंने बोला कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया कि नहीं, इसमें डिफेमेशन केस में क्रिमिनलिटी रहेगी ही रहेगी, ओके। 2 साल का इम्प्रिजनमेंट रहेगा यदि कोई पर्सन गिल्टी मिलता है, ओके। तो ये क्यों रिटेन करना चाहिए? पहली बात तो ये देख लेते हैं क्यों ये रिटेन करना चाहिए। रिटेन इसलिए करना चाहिए कि जो रेपुटेशन है हमारे इंडिविजुअल का आर्टिकल 21 में, ये कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच से कम नहीं है, ये कहीं ना कहीं इक्वल ही है इनके साथ। और उसके बाद जो
क्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं डिफेमेशन केस का, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ये, यदि हम लगा रहे हैं कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलिए, लेकिन बात ये भी तो है कि इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये 2 साल की जो सजा है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब एडिटर जो होता है पेपर का या टीवी का, जो भी लिखता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिश करता है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब बात ये है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, जिन्होंने एबॉलिश कर दिया है, ठीक, जैसे आप यदि बात करें हमारा कि 70 साल हो गए हैं हमारे यहाँ इंडिया में, अभी तक इसको एबॉलिश नहीं किया, लेकिन श्रीलंका ने, ओके, और इवन जो हमारा ह्यूमन राइट्स है इंटरनेशनल, इन्होंने भी बोला है कि हमारा डिफेमेशन केस पे सजा नहीं होनी चाहिए, आप पैसा मॉनेटरी आपको सजा दे सकते हैं, ओके, मतलब फाइन लगा दीजिए, लेकिन आप सजा मत दीजिए एटलीस्ट, ये प्रॉब्लम कह रहे थे। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई रिटेन क्यों करना चाहिए, क्योंकि 70 साल से भी हमारे यहाँ है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, तो अभी तक तो ऐसा भी नहीं हुआ, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और किसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को इसने अब्रिज नहीं किया है, पहली बात तो ये है, और लेजिटिमेट हमारा क्रिटिसिज्म प्रोटेक्ट है इसमें सिविल लॉ ऑफ डिफेमेशन से, और अंडर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 499 आईपीसी का, इसमें क्या है कि हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि नहीं, प्रोटेक्ट कर रखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं से कर्टेल ना हो हमारा। और जो हमारा मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, ये इतना मॉनेटरी कंपनसेशन जो करते हैं ना, तो जो डिफेमेशन केस होता है, तो ये कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट नहीं हो पा रहा है, तो जो आपका डिफेमेशन हो रहा है कहीं हाई है और जो मॉनेटरी वाला है कहीं लो है, तो इसीलिए यहाँ 2 साल का सजा हम दे देंगे, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा, ओके। अब बात ये करते हैं कि क्यों डिलीट होना चाहिए। डिलीट इसलिए होना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ से फ्रीडम ऑफ स्पीच सप्रेस हो जाएगी और सच्चाई छुपी रह जाएगी, पहले बात तो ये है। और जो हम क्रिमिनल केस करेंगे, तो क्या क्रिमिनल केस उसके ऊपर हुआ ये कम है उससे, क्योंकि हर हियरिंग में, इंडियन कोर्ट के हर हियरिंग में उनको जाना पड़ेगा, तो भी एक तरह की सजा हुई ना। और हमारे यहाँ सिविल डिफेमेशन है ही ऑलरेडी, मॉनेटरी आप फाइन लगा ही रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उससे क्रिमिनलाइज किया जाए, ये बात कही गई है। और जैसे आपको मैंने बताया कि अभी श्रीलंका ने भी इसको क्या किया, एबॉलिश कर दिया है इवन, तो और ह्यूमन राइट कमेटी इंटरनेशनल ने भी बोला कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एबॉलिश, क्रिमिनल डिफेमेशन हटा देना चाहिए, ओके। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, बिगर इशू ये है कि जो कोर्ट जब भी ये काम करे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कोई भी फैसला सुनाए, तो काफ़ी सोच समझ कर सुनाए। और देखिए, कभी कभी ये होता है, अब कोई मान लीजिए मेरी लीगल मशीनरी है, ठीक है, लीगल मशीनरी मतलब कोई आईएएस है या आईपीएस है, ये आप फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई बोल रहा है, मतलब अपनी बात बोल रहा है, अब ये लोग जाकर उसको सप्रेस करेंगे, उसको मार देंगे इस नाम पर, इस लॉ के नाम पर उसको मारेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है दूसरी चीज कि भाई साहब कम से कम इसको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ होने दीजिए, यही नहीं कि पहले लीगल मशीनरी लगा के इसको सप्रेस कर दिया जाए। तो दोस्तों ये था हमारा गवर्नेंस एंड पॉलिटी मई 2016 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। इसके बाद हम करेंगे इकोनॉमिक्स, ओके, बहुत छोटा सा पार्ट है इकोनॉमिक्स का, इकोलॉजी का, आर्ट एंड कल्चर का, ओके, साइंस एंड टेक का, तो ऐसे ऐसे एक एक पोर्शन हम लोग कवर करते चलेंगे। सो दोस्तों, यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमें बहुत साहस मिलती है, और आपको 2 सेकंड लगेगा, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।